नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका। अब तक हुई मतगणना में सिर्फ 2 सीटें जीती। वहीं विपक्षी लेबर पार्टी जीत की तरफ बढ़ते हुए 65 सीटों पर किया कब्जा। हाथरस भगदड़ हादसे में सत्संग के 6 आयोजक गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब तक फरार। नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस के दौरे पर। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं अरविंद केजरीवाल। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और विंबलडन में के दूसरे राउंड में आज भारत के रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं युकी भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी भी खेलेगी दूसरे दौर का मैच। यूरो कप 2024 के क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन और जर्मनी होंगे आमने सामने। दूसरे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का पुर्तगाल से होगा सामना। और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबर के साथ। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है। शुरुआती परिणामों में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब तक घोषित नतीजों में विपक्षी लेबर पार्टी काफी आगे चल रही है। उसने अब तक 65 सीटें जीत ली हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को अभी तक केवल 3 ही सीट मिली है। एक सीट लिबरल डेमोक्रेटिक के खाते में 3 सीटें आई हैं। रिफॉर्म यूके पार्टी को अब तक 1 सीट पर जीत मिली है। 650 सदस्यों वाली संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत है। वहीं मतदान संपन्न होने के फौरन बाद जारी एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इन सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को 410, कंजर्वेटिव पार्टी को 131 और लिबरल डेमोक्रेट्स को 61, जबकि रिफॉर्म यूके को 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बाकी सीटें अन्य के खाते में जाने की भविष्यवाणी की गई है। परिणामों में लेबर पार्टी की बढ़त बरकरार रही और एग्जिट पोल सही साबित हुए तो पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एग्जिट पोल सामने आते ही कीर स्टारमर ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी करार दिया। तो क्या कुछ अभी तक इसमें सामने आ रहा है और क्या कुछ आंकड़े अब इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कौन सी पार्टी आगे है? हमारे सहयोगी मालिके अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मालिके का रुख करते हैं। मालिके, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार प्रभावी रहे। ऐसे में सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि क्या कुछ अभी चल रहा है और जिस तरह से हमने एग्जिट पोल के जो नतीजे देखे, क्या उस ओर ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि नतीजे आने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जिस तेज़ी से और जिस एक तरफा तौर पर परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसे इन चुनाव में बड़ा झटका लगा है और जो विपक्षी लेबर पार्टी है वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। एग्जिट पोल के नंबर्स आपने बताए, जो अभी ताज़ा स्थिति है, जो जिन सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, अगर आप उसके हिसाब से बात करें तो अब तक लेबर पार्टी 79 सीटें जीत चुकी है। इन 79 सीटों में 29 सीटें ऐसी हैं जो उसने नई जीती हैं और कुछ बाकी अपनी पुरानी सीटें हैं जिनको रिटेन किया है। जो लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी है उसने 8 सीटें जीती हैं, इसमें 6 सीटें वो हैं जो उसने नई जीती हैं। तो ये जो नई सीटें लिबरल डेमोक्रेट्स के पास और लेबर पार्टी के पास आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? कंजर्वेटिव पार्टी को अभी तक सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसको अब तक के नतीजों में सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और उसने 34 सीटें गंवाई हैं। तो यही वो 34 सीटें हैं जो हम देख रहे हैं कि लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स की तरफ गई हैं। इसके अलावा रिफॉर्म यूके पार्टी को 1 सीट मिली है। ये सीट उसने पहली बार हासिल की है, उसकी बढ़त है। तो जिस तेज़ी से हम परिणाम आते हुए देख रहे हैं उससे लगता है कि लेबर पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि एग्जिट पोल में कहा गया था कि 410 सीटें लेबर पार्टी के खाते में जाएंगी और 130 या 131 सीटें
कंजर्वेटिव पार्टी को मिलेंगी, उसी दिशा में ये जनादेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मालिके अब की बार के चुनाव में देखें तो पहले स्थितियां कुछ और थी, लेकिन अब स्थितियां कुछ और इशारा करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि बीते 15 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी की यहाँ पर सत्ता रही है, सत्ता में वो रही है। तो ऐसे में अब की बार क्या ऐसे मुद्दे प्रभावी रहे जो अब की बार इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं? देखिए, कई मुद्दे थे जो इस पूरे चुनाव में छाए रहे। एक तो जो ब्रिटेन की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, उसकी आपूर्ति को लेकर हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। शिकायतें ये हैं कि वो जो सेवा है, उसकी जो आपूर्ति है, वो उतनी नहीं है जितनी डिमांड है, और उसकी वजह से उन सेवाओं को हासिल करने के लिए जो लोग अपना पंजीकरण कराते हैं, उनका जो वेटिंग का समय है वो बढ़ता जा रहा है। उसमें कई कई साल लग रहे हैं उनको, अगर उन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी कुछ लाभ हासिल करना है तो उसमें लंबा समय लग रहा है। और हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन की ये राष्ट्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनका बड़ा महत्व है, और वहाँ के जो नागरिक हैं उनके आम जीवन में आम जीवन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो एक तो उन सेवाओं की आपूर्ति में जो सुस्ती रही है, इसको लेकर हमने देखा है कि काफ़ी शिकायतें बढ़ी हैं, और पिछले कई वर्षों में इसको लेकर एक लोगों में निराशा का माहौल और कोई शिकवे शिकायतों का माहौल रहा है। इसके अलावा जो ब्रिटेन के जो आर्थिक हालात हैं, हमने देखा कोविड के बाद से ही, कोविड में जो झटका वहाँ की अर्थव्यवस्था को लगा, उसके बाद से उभरने में काफ़ी समय लिया ब्रिटेन ने, और उसके पटरी पर उसकी अर्थव्यवस्था के वापस लौटने की वो रफ्तार नहीं रही जो बहुत सारे अन्य पश्चिमी देशों की रही है या यूरोप के अन्य देशों की रही है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो बुनियादी जीवन की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, महंगाई है, घरों की कीमतें हैं, घरों के किराए हैं, इनमें काफ़ी इजाफा पिछले कुछ वर्षों में हुआ, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि किसी हद तक नाराज़गी थी, आक्रोश था। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक जनादेश इस बार लेबर पार्टी को मिल रहा है, तो कंजर्वेटिव पार्टी को शायद इन मुद्दों को लेके थोड़ा सा लोगों की नाराज़गी का असर इन परिणामों में हमें नज़र आ रहा है। अप्रवासन का जो मुद्दा है, वो ब्रिटेन में बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग नावों के ज़रिए जो ब्रिटेन के जो समुद्री तट हैं उन पर उतरते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की छुप कर रहते हैं और नागरिकता हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो ये मांग बहुत दिनों से उठ रही थी ब्रिटेन के अंदर कि इसके लिए कोई ठोस नीति होनी चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसके लिए एक नीति बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम जो ऐसे लोग हैं उनको अफ्रीकी देश की तरफ भेज देंगे, वहाँ इसके लिए उन्होंने एक समझौता भी किया था। लेकिन उस नीति के बारे में लेबर पार्टी का ये आरोप था कि ये सिर्फ समय की बर्बादी है और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। तो अप्रवासन का मुद्दा बहुत बड़ा था। जाहिर है, जब आर्थिक हालात बिगड़े और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हुई, तो इसको लेकर भी एक लोगों में निराशा थी और उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से ये दबाव बढ़ रहा है। अहम फैक्टर्स हैं जो अब की बार के इस चुनाव की दिशा और दशा बदल कर रखने वाले हैं, क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आप्रवासन की बात हो, जो पॉइंट्स आपने गिनाए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब की बार इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन लाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कैसे अपडेट्स वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं और कौन किन सीटों पर सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिके, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब हाथरस की बात करते हैं। हाथरस सत्संग हादसे की घटना में पुलिस ने अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान भी कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस भगदड़ के सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने बताया कि बुधवार तक 3 शव अज्ञात थे। उनमें से 2 की पहचान देर रात तक की गई और एक परिवार ने वीडियो कॉल पर अलीगढ़ अस्पताल में एक शव की पहचान की है। इस बीच हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सरकार कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है, जो आयोजन समिति के सदस्य थे। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि सेवादारों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया था। सेवादारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है
विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार हर मामले में नजर रखी हुई है, जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि यह हादसा है, न कि कोई साजिश। मजिस्ट्रेटियल जांच का भी आदेश कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना व्यक्त किया उस परिवार के लोगों के लिए जो जिनकी डेथ हुई या जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और सरकार हर मामले में नज़र रखी हुई है। जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं जैसा कुछ लोग कहने लगे। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आयोजन समिति के सेवादारों ने बताया कि हादसा चरण रज लेने के कारण हुआ, लेकिन हादसे के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि मैं जब समागम से निकल गया इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। ऐसे में प्रशासन को अपनी जांच से ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि 100 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कानून के शिकंजे से बच ना सके, और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस के लिए आज सुबह रवाना हो गए हैं, जहां वो मृतकों के परिजनों से मिलेंगे। इस हादसे में 121 लोगों की जान गई है, जबकि कई घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल फिलहाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए 3 जुलाई को याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने 2 जुलाई को सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया। ये केस दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम में से कई लोगों के लिए आतंकवाद सबसे अहम चुनौती है। कई राष्ट्र आतंकवाद का इस्तेमाल लगातार अस्थिरता के साधन के रूप में करते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का सामना हम भी कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह के आतंकवाद के रूप या स्वरूप को न्यायोचित या माफ नहीं करना चाहिए। हमें आतंकवाद के वित्त पोषण का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला भी करना होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि एससीओ को अपनी प्रतिबद्धता से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और इस मामले में हम दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned.
harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. The SCO must never waver in its commitment. We cannot have double standards in this regard. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि मौसम का क्या हाल है। जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात मॉनसून की। मॉनसून की दस्तक के बाद अब देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बाढ़ से हालात गंभीर हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के साथ ही समुद्री इलाकों में लोगों को नदियों और झरनों से दूर रहने की सलाह दी है। दिल्ली की बात करें तो IMD ने अगले 4 से 5 दिन तक दिल्ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही 5 और 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में कुछ जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड के 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है। असम की बात करें तो असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों के 2800 गांवों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अकेले मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले के 194 गांव जलमग्न हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। लगभग 12,000 ग्रामीण जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों, राहत वितरण केंद्रों और सड़कों, स्कूल भवनों, ऊंची भूमि पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं। बाढ़ के पानी से उनका घरेलू सामान, धान, चावल, फसलें बर्बाद हो गई हैं। सत्रह साल बाद T20 का विश्व चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम का मुंबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुंबई में विश्व विजेता भारतीय टीम के विजयी मार्च का आयोजन किया गया। परेड के दौरान मरीन ड्राइव पर क्रिकेट प्रेमियों का जन सैलाब नजर आया। हजारों की तादाद में फैंस मरीन ड्राइव पर विश्व विजेता टीम की एक झलक पाने के लिए एकत्रित हुए। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में BCCI द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुंबई की सड़कों पर टीम इंडिया का शोर हर ओर। कैरिबियाई धरती पर जीत का जोरदार पंच लगाकर विश्व विजेता बनकर लौटी टीम इंडिया ने जब खुली बस में मुंबई के नारीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक जीत की सवारी की तो टीम की जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा। माहौल कुछ ऐसा बना कि माया नगरी में वानखेड़े स्टेडियम की ओर जाने वाला हर रास्ता टीम इंडिया की जय जयकार से सराबोर हो उठा। लोगों का हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा था कि 17 साल बाद आई ये जीत देशवासियों के लिए क्या मायने रख रही थी। वहीं दूसरी ओर बस में सवार विश्व विजय करने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इस पल का एक लम्हा इतिहास में दर्ज होते किसी स्वर्णिम अध्याय जैसा था।
जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में, किससे कौन सा एक वो व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि पूरे टूर्नामेंट का वो हीरो रहा? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दोनों। मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में आयरलैंड के खिलाफ 50 मारा और मेन जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उन्होंने 92 की पारी खेली। मतलब हर मैच में उन्होंने खेला और कैप्टनसी कौन से बॉलर को कब लाना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को लाया फाइनल में, उनने बराबर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो सूर्य यादव की कैच, बस मैच हमारा हुआ। अतीत की सुनहरी यादों और वर्तमान के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहे वानखेड़े स्टेडियम का माहौल भी टीम इंडिया की जय जयकार से गूंज उठा। इस गूंज के बीच बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को उनकी इस उपलब्धि के लिए 125 करोड़ की पुरस्कार राशि दी। निश्चित तौर पर मुंबई की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा, उसे चाहे इस देश की क्रिकेट के प्रति दीवानगी कहें या रोहित के रणबांकुरों के बुलंद हौसले को सलाम, लेकिन ये बात एक बार फिर इस बात को साबित कर गई कि इस देश की जनता की रगों में खेल का लहू हर एक को एक मंच पर ला खड़ा करता है। शिशिर सेलार और योगेश शीतल के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उनकी जीवन यात्रा और सफलता 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद देती है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के शुरुआती दौर में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन आज विंबलडन के दूसरे दौर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना जर्मनी की जोड़ी से होगा। और वहीं एक अन्य पुरुष युगल में भारत की यूकी भाम्बरी अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ दूसरे दौर का मैच खेलेंगी। भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी के सामने जर्मनी की जोड़ी की चुनौती होगी। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली है। जोकोविच ने दूसरे राउंड में खेले गए एक रोमांचक मैच में ब्रिटिश खिलाड़ी जैकब को 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विंबलडन के दूसरे दौर में खेले गए मैच में जीत हासिल कर ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने एक कड़े मैच में जापान के टैरो डैनियल को 7-6, 6-4, 7-5 के अंतर से हराया। विंबलडन के महिला एकल में रूस की एलिना रिबाकिना ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में एलिना ने जर्मनी के खिलाड़ी को हराया। और वहीं यूरो कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहले मैच में स्पेन और जर्मनी की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन के बाद जर्मनी की टीम नॉकआउट दौर में डेनमार्क को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं स्पेन ने अंतिम 16 में जॉर्जिया पर जीत के साथ अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की और इसमें सफल भी रही। आज खेले जाने वाले मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और वहीं यूरो कप में ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में पुर्तगाल का सामना फ्रांस से होगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। अंतिम 16 में खेले गए एक कड़े मुकाबले के बीच पुर्तगाल की टीम स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर आ रही है। वहीं फ्रांस की टीम को भी नॉकआउट दौर में कड़े मैच से गुजरना पड़ा। हालांकि आज होने वाले मैच में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। और अब बात वायु प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण धीमे जहर की तरह लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा द लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में हुआ है। अध्ययन में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी जैसे शहरों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में होने वाली 100 मौतों में से 7 मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है।
रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से 2019 के बीच कम से कम 33,000 लोगों की मौत PM 2.5 के कारण हुई है। इन शहरों में मौतों का आंकड़ा 7 से 2% है। वहीं साइंटिस्ट के मुताबिक इन रिपोर्ट शहरों में हुई लगभग 36 लाख मौतों का विश्लेषण किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक PM 2.5 पार्टिकल का घन मीटर 15 माइक्रोग्राम है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।